नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 5G ट्रैक सॉल्यूशन की 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज में, जिसमें सामान्य वित्तीय लेखा नियम के लिए आपके 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित अच्छे से समझाए गए हैं। और ये आपका रहेगा पार्ट 1। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं दोस्तों, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो क्यों न है आप और हम मिलकर आपके माता पिता के सपनों को एक नई उड़ान दें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। इसके पहले आपको एक बात और हम बता देते हैं कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपके लिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे RSR के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, RSR की ट्रिक, GF एंड AR की ट्रिक। और इसके लिए आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारे वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है RPSC RSMSSB का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई क्यूरी हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? ये आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, पहला क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। कि GF एंड AR किन नियमों के पूरक नियम है? तो यहाँ पे पूरक नियमों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पूरक नियमों की। तो पूरक नियम बताइए किसके थे? तो यह आपके ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोषागार नियमों के क्या है? पूरक नियम। और ये किस में लिखा हुआ है? आपके रूल नंबर 1, GF एंड AR के रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि GF एंड AR नियम है वो कोषागार नियमों के पूरक नियम है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। GF एंड AR के जो रूल्स हैं इनको कब जारी किए गए? आपको जारी करने की तिथि बतानी है। कब जारी किए गए हैं ये? 1952 में। कब जारी किए गए हैं? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वित्तीय लेखा नियम की बात हो रही है यहाँ पे वापस। तो इस पूरे क्वेश्चन में, आपके पूरी वीडियो में यहाँ पे हम आपके लिए पहले ही करवा सके हैं RSR के 500 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आपके 500 क्वेश्चन वो है जो उनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे RSR के। ऐसे ही GF एंड AR के भी आपके लिए हम 500 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो 500 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और उनका रिवीजन भी होगा जिन्होंने पहले नियम सारे पढ़ रखे हैं। तो बताइए इसमें क्या आएगा? तीसरे क्वेश्चन में आंसर बताइए जल्दी से कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम जो राजस्थान सरकार द्वारा व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं, यह किस रूप में प्रसारित किए गए हैं? तो बताइए किस रूप में प्रसारित किए गए हैं? तो ये है आपके ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होएगा। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश। क्या? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम को कितने खंड में विभाजित किया गया है? तो कितने खंडों में विभाजित किया गया है GF एंड AR को? 3 में। कितने में? 3 में। ऑप्शन 3 सही रहेगा, सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके महालेखाकार का कार्य नहीं होता। तो इनमें से कौन सा कार्य महालेखाकार का नहीं होता? सरकार के लेखे रखता है, सही बात है। ठीक है, कार्यालय की रोकड़ बही संधारित करता है, ये गलत बात है। कार्यालय के लेखों की अंकेक्षा करता है, सही बात है। विनियोग लेखे तैयार करता है, ये भी सही है। मतलब कौन सा कार्य नहीं है? बी ऑप्शन। ठीक है, कार्यालय की रोकड़ बही संधारित मतलब मेंटेन नहीं करता। किस में लिखा हुआ है? ये आपके नियम 2 में ज़्यादातर आपके परिभाषाएं हैं। ठीक है,
उनमें से ये पहली परिभाषा संबंधित है दो, रूल नंबर 2.1 में है। ठीक है, महालेखाकार से संबंधित, किससे है? महालेखाकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार के लेखे कौन सी संस्था रखती है? तो कौन सी संस्था राजस्थान सरकार के लेखे रखती हैं? बताइए कौन सी संस्था लगती है? तो ये महालेखाकार रखता है। कौन रखता है? महालेखाकार। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2.1 में। ठीक है, रूल नंबर 2.1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीएजी कौन सी संस्था है? तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, सीएजी कौन सी संस्था है? आपको हर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सीएजी कौन सी संस्था है? ये है आपके ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस में आता है ये? आपके रूल नंबर 2.6 में। किस में आता है? रूल नंबर 2.6 में, मतलब रूल नंबर 2 के छठे नियम में। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को सीएजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजी कौन सी संस्था है? क्या? एजी कौन सी संस्था है जो राजस्थान सरकार का लेखा रखती है? तो कौन सी संस्था है एजी जो राजस्थान सरकार का लेखा रखती है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकाउंटेंट जनरल। क्या होता है? अकाउंटेंट जनरल क्या होता है? एजी। किस में लिखा हुआ है? ये आपके रूल नंबर 2.1 में। किस में लिखा हुआ है? इसको अकाउंटेंट जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? महालेखाकार। क्या बोलते हैं? महालेखाकार। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 2.1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के विनियोग लेकर कौन सी संस्था तैयार करती है? तो ये आपके वियोग नहीं है, यहाँ पे विनियोग है। क्या? राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे, लेखे वियोग लेखे नहीं है, विनियोग लेखे हैं। ठीक है, विनियोग लेखे कौन सी संस्था तैयार करती है? तो विनियोग लेखे आपके महालेखाकार ही तैयार करेंगे। कौन करेंगे? महालेखाकार, मतलब अकाउंटेंट जनरल। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2.1 में। ठीक है, आपके नियंत्रण में महालेखा परीक्षक, ये किसमें लिखे हुए हैं? रूल नंबर 2.6 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2.6 में। वित्त विभाग किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 के 12वें में। ठीक है, रूल नंबर 2 के 12वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विनियोग क्या है? तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, विनियोग क्या है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये एक बजट की प्राथमिक इकाई है जिसमें निधि का असाइनमेंट होता है। क्या? बजट की प्राथमिक इकाई में निधि का असाइनमेंट क्या होता है? विनियोग। और ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 के 2 में। किस में? रूल नंबर 2 के 2 में क्या लिखा हुआ है? विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विस्तर शीर्ष क्या होता है? क्या? विस्तर शीर्ष क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, विस्तर शीर्ष क्या होता है? तो बताइए विस्तर शीर्ष क्या होता है? यह आपके ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ विनियोग की प्राथमिक इकाई। मतलब विनियोग की प्राथमिक इकाई क्या कहलाती है? आपके विस्तर शीर्ष क्या कहलाती है? विस्तर शीर्ष। और ये किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 के 10वें भाग में। किसमें? रूल नंबर 2 के 10वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय लेखा नियम की बात हो रही है, तो इसमें सामान्य वित्तीय लेखा नियम में बैंक से क्या तात्पर्य है? तो बैंक की परिभाषा बतानी है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बैंक की परिभाषा क्या है? तो इसमें हो जाएगा, एसबीआई की शाखा जो आरबीआई की एजेंट है, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कार्य कर रही है। सही बात है। एसबीआई एक्ट 1959 धारा 2 में परिभाषित अन्य सहायक बैंक जो आरबीआई का एजेंट नियुक्त किया गया हो, तो ये भी सही है। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार नियुक्त अन्य बैंक, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बैंक की परिभाषा किसमें है? रूल नंबर 2 के 3रे में। ठीक है, किसमें है? रूल नंबर 2 के 3रे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय समव्यवहार के लिए बैंक किस अधिनियम के प्रावधानों की पालना करता है? तो समव्यवहार का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के लिए कौन से एक्ट के प्रावधान पालना करता है आपके बैंक? बैंक किसके करते हैं? आरबीआई के एक्ट की। किसकी? आरबीआई के एक्ट 1934। किसकी? आरबीआई एक्ट 1934 की। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2.3 में। किसमें? 3 में। रूल नंबर 2.3 में क्या लिखा हुआ है? बैंक के बारे में। किसके बारे में?
बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो संचित निधि में इनमें से क्या सम्मिलित होते हैं, बताइए क्या सम्मिलित होते हैं संचित निधि में। तो आपके संचित निधि में उपरोक्त सभी, राजस्व भी होता है, पूंजी भी होता है, और ये कण नहीं है यहाँ पे, ऋण है, ठीक है, ऋण भी होता है। तो राजस्व, पूंजी और ऋण और उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है, आपके संचित निधि किस में लिखी हुई है, रूल नंबर 2 के 5वें में। किसमें, रूल नंबर 2 के 5वें में। तो रूल नंबर 2 में आपके सभी परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संचित निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया रूल नंबर 2 के 5वें में, ठीक है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है संचित निधि, संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए जल्दी बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपके 266(1) में। किस में है, रूल नंबर 266(1) में। तो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। संचित निधि की बात हो रही है, तो संचित निधि किस में है, आपके संचित निधि 266(1) में। ठीक है, अब 266(2) में क्या होती है, आपके आकस्मिक निधि। कौन सी होती है, आकस्मिक निधि। ठीक है, 266(2) में क्या होती है, आकस्मिक निधि। और आपके 267(2) में क्या होती है, सॉरी 267(2) में नहीं होती है, कैंसिल करते हैं एक बार। 266(1) में क्या होती है, संचित निधि। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 266(2) में आपके क्या होती है, 266(2) में होती है आपके लोक लेखा निधि। क्या होती है, लोक लेखा निधि। क्या होती है, लोक लेखा निधि। और आपके 200 आपके ये 267(2) है, यहाँ पे 267(1) है, तो यहाँ पे 2 लिख लो आप। तो 267(2) में क्या आएगी, आपके आकस्मिक निधि। कौन सी आएगी, आकस्मिक निधि। ठीक है, तो 266(1) में संचित निधि, 266(2) में लोक लेखा निधि, और 267(1) में आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नियंत्रण अधिकारी से विपरीत है। तो नियंत्रण अधिकारी से आपके क्या विपरीत है, आपको ये बताना है यहाँ पर, नियंत्रण अधिकारी से क्या विपरीत है। तो ये होगा आपके ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, विभागाध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी जिनको शक्तियाँ दी गई हो। क्या होगा, नियंत्रण अधिकारी से क्या समझेंगे आप, विभागाध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी जिसको शक्तियाँ दी गई हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 से 9। ये क्या हो जाएगा, आपके जो ये रहेगा रूल नंबर 2 से 9। क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 का 9वां भाग क्या हो जाएगा, नियंत्रण अधिकारी के बारे में परिभाषा बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आएगा, सामान्य वित्तीय लेखा नियमों। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के परिक्षेप में नियंत्रण अधिकारी का दायित्व क्या होता है। तो क्या होता है, वह व्यय एवं राजस्व पर क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। क्या करता है, व्यय एवं राजस्व पर नियंत्रण करता है। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 2 के 9वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहरण एवं वितरण अधिकारी निम्न में से किसको बनाया जाता है। तो आहरण एवं वितरण अधिकारी किसको बनाया जाता है, एक वह राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या होता है, राजपत्रित अधिकारी। तो क्या हो जाएगा, आपके बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर एक विभागाध्यक्ष को भी बनाया जा सकता है। किसको, विभागाध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें लिखा हुआ है, या आपके आहरण वितरण अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होगा। ये लिखा हुआ है आपके रूल नंबर 2 के 11वें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहरण वितरण अधिकारी निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है, आपके विभागाध्यक्ष हो सकता है, कार्यालय अध्यक्ष होता है, और राजपत्रित अधिकारी भी हो सकता है। मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किसमें लिखा हुआ है, रोल नंबर 2 के 11वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य नहीं होता। तो आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य क्या नहीं होता, इनमें से बताइए क्या नहीं होता। तो वह अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक निरीक्षण करना, ये काम उनका नहीं होता। वेतन एवं भत्तों का अन्य बिलों पर हस्ताक्षर करना, रोकड़ बही का प्रमाणित करना, वेतन एवं भत्तों एवं अन्य बिलों के अनुसार राशि वितरण सुनिश्चित करना। तो ये तीनों काम करते हैं वो। वेतन भक्त नहीं है, यहाँ पे भत्तों हैं। वेतन भत्तों एवं अन्य बिलों पर हस्ताक्षर करना, रोकड़ बही का प्रमाणित करना, वेतन भत्तों या अन्य बिलों के अनुसार राशि वितरण सुनिश्चित कराना। तो ये किसमें लिखा हुआ है, आपके आहरण एवं वितरण अधिकारी रूल नंबर 2 के 11वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
निम्न में से कौन सा व्यय आवर्तक प्रकृति का नहीं है? तो इनमें से कौन सा व्यय आवर्तक प्रकृति का नहीं है? तो ये होगा आपके कार्यालय में एयर कंडीशन का क्रय। क्या? कार्यालय में एयर कंडीशनर का क्रय। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एसी खरीदने का, जो कार्यालय में एसी खरीदते हैं उसका, वो आवर्तक प्रकृति का नहीं होगा। तो किसमें लिखा हुआ है? ये आपके रोल नंबर 2 के 26वें भाग में। ठीक है, आवर्तक प्रकृति, आवर्तक व्यय। निश्चित अंतराल में होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? आवर्तक व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यय प्रकृति के आवर्तक व्यय की है? तो आपके आवर्तक व्यय इनमें से कौन सा है? क्या हो गया? बिजली पानी के बिलों का भुगतान। क्या हो गया? बिजली पानी के बिलों का भुगतान, मतलब निश्चित अंतराल में किया जाने वाला खर्च है। किस में हो जाएगा? रोल नंबर 2 के 26वें में। और एक होता है अनावर्तक व्यय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजपत्रित अधिकारी होता है, तो 27वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। राजपत्रित अधिकारी क्या होता है? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अनुसूची 1 में दर्शित किसी पद का धारक। राजपत्रित पद संविदा से नियुक्त व्यक्ति। तो क्या हो जाएंगे आपके? तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब राजपत्रित अधिकारी की बात कौन से नियम में होती है? रोल नंबर 2 के 14वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आपको बताना है, निम्न में से, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में नहीं है। तो राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में क्या नहीं है? 28वें क्वेश्चन में बताना है। राजस्थान सरकार के पद पर कार्यरत अधिकारी जिसका पद राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अनुसूची द्वितीय में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें है? रोल नंबर 2 के 14वें में। किसमें? रोल नंबर 2 के 14वें में। राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है। सावधिक अंतराल पर होने वाले व्यय। अब एक निश्चित अंतराल पर जो व्यय होता था उसको हम कहते हैं आवर्तक व्यय। तो ये सावधिक अंतराल पर होने वाले व्यय को भी क्या कहेंगे हम? आवर्तक व्यय। ठीक है, तो किसमें लिखा हुआ था ये? रोल नंबर 2 के 26वें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्नियोग कहलाता है। तो पुनर्नियोग क्या कहलाता है भाई? पुनर्वियोग, पुनर्विनियोग क्या कहलाता है? एक तो अपन ने पढ़ा था विनियोग। क्या पढ़ा था? विनियोग। बजट की प्राथमिक इकाई में निधि का असाइनमेंट क्या कहलाता है? विनियोग। ठीक है, एक पढ़ा था अपन ने विस्तृत शीर्ष। अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ विनियोग की प्राथमिक इकाई को क्या कहते हैं? विस्तृत शीर्ष। अब आया है आपके पुनर्विनियोग। क्या? पुनर्विनियोग। तो क्या होता है पुनर्विनियोग? आप बताइए क्या होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी। विनियोग की एक इकाई जो दूसरी इकाई से निधियों का स्थानांतरण करती है ना, उसको क्या कहते हैं? आपके पुनर्विनियोग। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का स्थानांतरण। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो और ये किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 के 25वें में। किसमें? रूल नंबर 2 के 25वें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषागार के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो कोषागार के कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो ये है महालेखाकार के लेखों में मिलान करना। क्या? महालेखाकार के लेखों से मिलान करना किसमें नहीं है? कोषागार के नियमों में। और किसमें आता है? आपके रोल नंबर 2 29 में। किसमें आता है? रोल नंबर 2 के 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी संस्था है जो राज्य कर्मचारियों के भवन एवं वाहन ऋणों के संबंधित लेखे रखती है? तो भवन एवं वाहन ऋण लेखों के संबंधित लेखों का रखती है। कौन सी संस्था है वह? तो वह है आपके कोषागार। कौन है? कोषागार। ठीक है, कोषागार क्या रखती है? भवन एवं आपके जो वाहन ऋण है उनसे संबंधित लेखे रखती है। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 2 29 में। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिगत निक्षेप खाता कहाँ खोले जाते हैं? तो बताइए व्यक्तिगत निक्षेप पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट कहाँ खोले जाते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो ये कोषागार में खोले जाते हैं। कहाँ खोले जाते हैं? कोषागार में। कहाँ लिखे हुए हैं आपके ये? रूल नंबर 2 29 में। कहाँ लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 29 में। ठीक है, बैंक कहाँ लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 3 में। किसमें? रूल नंबर 2 के 3 में किसे लिखा हुआ है? बैंक।
और वित्त विभाग कहाँ लिखा हुआ है? रूल नंबर 2 के 12वें में। ठीक है, किसमें? रूल नंबर 2 के 12वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने नॉन बैंकिंग कोषागार हैं? तो नॉन बैंकिंग राजस्थान में कितने कोषागार है? बताइए, जल्दी बताइए। राजस्थान के अंदर नॉन बैंकिंग कितने हैं? तो नॉन बैंकिंग आपके 0 है। ठीक है, कितने हैं? वर्तमान में राजस्थान में 40 कोषागार है। ठीक है, प्लस एक ई कोषागार है ऐसे, और 225 आपके उप कोषागार है। कितने? 225 उप कोषागार है, 40 कोषागार प्लस एक ई कोषागार। तो नॉन बैंकिंग कितने हैं? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। 35वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सरकार जो स्वयं के वित्तीय लेन देन नहीं करते बल्कि बैंक के माध्यम से लेन देन करती है। तो वह जो सरकार को स्वयं वित्तीय लेन देन नहीं करते बल्कि बैंक के माध्यम से लेन देन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके बैंकिंग कोषागार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैंकिंग कोषागार। ठीक है, क्या कहलाते हैं? बैंकिंग कोषागार। तो क्या ऑप्शन देख लीजिए आप, ये रहा ऑप्शन आपके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वह कोषागार जो स्वयं के वित्तीय लेन देन नहीं करते बल्कि बैंक के माध्यम से लेन देन करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बैंकिंग कोषागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोषागार का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या होता है कोषागार का मुख्य कार्य? आपके मासिक प्राप्ति एवं भुगतान के लेखे तैयार कर महालेखाकार को भिजवाना, सही बात है। स्टाम्प रखना, व्यक्तिगत निक्षेप खाते रखना, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित करता है? तो राजकीय कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित करता है? आपके विभागाध्यक्ष। कौन करता है? विभागाध्यक्ष। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? आपके रूल नंबर 3A में। किसमें लिखा हुआ है? क्या करता है? कार्यालय, जो कार्यालय अध्यक्ष होता है वह उसको घोषित करता है। विभागाध्यक्ष होता है वह एक कार्यालय अध्यक्ष घोषित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नियम रूल नंबर 3A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके स्क्रीन पर। कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित करता है तथा GF&AR किस नियम में इसका प्रावधान है? तो बताइए कौन घोषित करता है? विभागाध्यक्ष करता है, और अभी बताया 3A। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियम 4 में क्या है? आपके नियम 4 में है आपके संदेह का निराकरण। क्या? संदेह का निराकरण है, संदेह का निराकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने के लिए विभागाध्यक्ष मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखता है? तो क्या ध्यान में रखता है? कि वह राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वह राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। किसमें आएगा? रूल नंबर 3A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष के मुख्य कार्य क्या हैं? तो क्या है कार्यालय अध्यक्ष के मुख्य कार्य? सामान्य वित्तीय लेखनियों में दी गई शक्तियों के अनुसार कार्य करेगा, सही है। कार्यालय के वेतन एवं भत्तों की कंटेंजेंसी का भुगतान करे और राशि का आहरण करेगा, सही है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेगा, यह भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल 3A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके कार्यालय अध्यक्ष से ये 3A में लिखा हुआ है, लेकिन कार्यालय अध्यक्ष के एक मुख्य कार्य है ना, वो परिशिष्ट 1 में है। किसमें है? परिशिष्ट 1 में। किसमें? परिशिष्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष के आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष के अतिरिक्त किसको आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया जा सकता है? एंड GFR के किस नियम में प्रावधान है? तो बताइए किसको बनाया जा सकता है? तो ये किसी राजपत्रित अधिकारी को बनाया जा सकता है, वो नियम 3B में है। किसी भी राजपत्रित अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया जा सकता है, और किसमें है? ये आपके रूल 3B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा राजपत्रित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी बनने का प्रावधान GF&AR के किस नियम में है तथा वह कार्य क्या नहीं, वह कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो बताइए कौन सा कार्य नहीं कर सकता 42वें में? कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए। तो यह आपके हो जाएगा नियम 3B, राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर
नहीं करेगा। किसके पर नहीं करेगा? राजपत्रित अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर। और किस में आएगा? रूल 3B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी स्तर के अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं कर सकता। तो किस अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं कर सकता अपने स्तर का विभागाध्यक्ष? तो वो अराजपत्रित अधिकारी को, सॉरी यहाँ पे अराजपत्रित नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके ये। अराजपत्रित अधिकारी जो कार्यालय में वरिष्ठतम हो, ठीक है, तो सब अराजपत्रित अधिकारी जो कार्यालय में वरिष्ठतम हो, तो यहाँ पे ए लगा लेना अराजपत्रित अधिकारी, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? GF&AR के 3B, रूल नंबर 3B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व, कार्यालय अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व GF&AR के किस नियम के परिशिष्ट में है? तो कौन से परिशिष्ट में है कार्यालय अध्यक्ष के? मैंने अभी आपको बताया कौन से में है, परिशिष्ट 1 में है। किस में है? परिशिष्ट 1 में, ठीक है। परिशिष्ट 1 में क्या है आपके? कार्यालय अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व, क्या है? कार्य एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही स्थान पर स्थित कार्यालय में कितने कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं? तो एक स्थान पर है तो उसमें एक ही हो सकता है, ठीक है। कितने हो सकते हैं? एक। किसमें है? रूल नंबर 3A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GF&AR के लेखा नियम के किस नियम में विभागाध्यक्ष को अधीनस्थ कार्यालय के लिए कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो किस नियम में दी गई है? आपके नियम 3 में। किसमें दी गई है? नियम 3 में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 3 में कैसे दी गई है? 3 में 3A में तो दी गई है आपके कार्यालय अध्यक्ष बनाने की, और 3B में क्या दी गई है? राजपत्रित अधिकारी को, ठीक है। तो ऐसे आपके 3A और 3B की दोनों शक्तियां किसमें दी गई है? विभागाध्यक्ष को, ठीक है। और रूल नंबर 4 में किसकी दे रखी है? आपके संदेह का निराकरण, ठीक है। रूल नंबर 2 में आपके परिभाषाएं हैं, और रूल नंबर 5 में आपके धनराशि प्राप्ति का सिद्धांत है। क्या है? धनराशि प्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो कर्तव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विभागाध्यक्ष को वित्तीय मामलों में सलाह देना, क्या? विभागाध्यक्ष को वित्तीय मामलों में सलाह देना। और ये किस में आएगा? रूल नंबर 3B में। किस में आएगा? रूल नंबर 3B में। क्या क्या काम कर सकता है? समस्त बिलों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। समस्त प्राप्तियों, आहरित निधियों को लेखा करने तथा उनका भुगतान करने का प्रमाणन कर सकता है। राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर भी हस्ताक्षर कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नहीं होता, ठीक है, ये कर्तव्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर, क्या? राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी कौन से नियम में प्राधिकृत किया गया है? तो कौन से में किया गया है? रूल नंबर 3B में। किस में किया गया है? रूल नंबर 3B में। 4 में क्या है आपके? संदेह का निराकरण। क्या है? संदेह का निराकरण। 3A में क्या है आपके? विभागाध्यक्ष को कार्यालय अध्यक्ष की, ठीक है, विभागाध्यक्ष को कार्यालय अध्यक्ष बनाने की शक्ति, ठीक है। 4A होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारियों के बिलों पर निम्न में से कौन सा हस्ताक्षर कर सकता है? तो राजपत्रित अधिकारियों के बिलों पर निम्न में से कौन कर सकता है? आपके विभागाध्यक्ष कर सकता है, संभागीय अधिकारी भी कर सकता है, कार्यालय अध्यक्ष भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 3B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय के भंडार में वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त किया गया है तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा की व्यवस्था की गई है, तो नियंत्रण का दायित्व किसका है? तो नियंत्रण का दायित्व किसका होगा? आपके कार्यालय अध्यक्ष का। किसका होगा? कार्यालय के भंडार में वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त किया गया है, ठीक है, तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा की व्यवस्था की गई है, तो नियंत्रण का दायित्व आपका किसका रहता है? कार्यालय अध्यक्ष का, ठीक है। कौन जिम्मेदार होता है? कार्यालय अध्यक्ष, ठीक है। और कौन सा नियम है आपके? रूल नंबर 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। GF&AR के नियमों में
कार्य के दौरान कोई संदेह हो, किसकी बात हो रही है, संदेह हो, तो उसका समाधान के लिए, निर्माण के लिए प्रकरण कहाँ भेजा जाएगा, तो उसके लिए समाधान का जो प्रकरण है आपके वित्त विभाग को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, वित्त विभाग को, ठीक है। और किस में आता है ये आपके रूल नंबर 4 में। तो देखिए आपके आंसर, ऑप्शन देखिए कि क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके आएगा, वित्त विभाग, ठीक है। किस में आता है, रोल नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह हो तो मामले को वित्त विभाग के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। तो किस नियम का है, तो ये वही बात है, संदेह की बात हो रही है। तो रूल नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4। 7वें में क्या है, जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व क्या होता है, जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व, ठीक है, नियंत्रण अधिकारी के दायित्व। नियम 24 में क्या है, वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति है। किसको, वित्त विभाग को, वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति। और नियम 26 में क्या है, शक्तियों का प्रत्यायोजन, क्या होता है, शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है, शक्तियों का प्रत्यायोजन किसमें आएगा, आपके रूल नंबर 26 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सरकार की, क्या, सरकार की बकाया के रूप में जमा या प्रेषण के रूप में अन्य प्रकार से सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त राशि को तुरंत सरकारी लेखों में लाया जाएगा। GF&R के कौन से नियम में है, सरकार की बकाया के रूप में जो राशि है, डिपॉजिट है, उसको रेमिटेंस के लिए, क्या, उसको जमा या प्रेषण के लिए, मतलब डिपॉजिट या रेमिटेंस के लिए अन्य प्रकार से सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त राशि को तुरंत सरकारी लेखों में लाना। किस में लाना, सरकारी लेखों में लाना। किस नियम में आएगा, रूल नंबर 5 में। किस में आएगा, रूल नंबर 5 में। मतलब धनराशि की प्राप्ति का सिद्धांत किस में आता है, आपके रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 6 में क्या आता है, संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा कराना। किसमें, या तो संचित निधि की बात होगी या लोक लेखा निधि में बकाया जमा कराना, ठीक है। तो दोनों के लिए किसमें बात होगी, रूल नंबर 6 में। संचित निधि किसमें आएगी, 266 1, लोक लेखा निधि आपके 266 2, और आपके आकस्मिक निधि 267 2, ठीक है। रूल नंबर 8 में क्या आएगा, आपके धनराशि का व्यय एवं भुगतान, क्या आएगा, धनराशि का व्यय एवं भुगतान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यय एवं भुगतान, ठीक है। और नियम 7 में क्या है, आपके जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व क्या आएंगे, नियंत्रण अधिकारी की बात होगी इसमें। किसकी बात होगी, नियंत्रण अधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सरकार की बकाया राशि में प्राप्त धनराशि जमा की जाएगी। तो सरकार की जो बकाया राशि है, तो उनको प्राप्त जो धनराशि है, तो उनको कहाँ पे जमा की जाती है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे जमा की जाती है। तो ये की जाती है आपके संचित निधि में। कहाँ पे जमा की जाती है बकाया को, संचित निधि में। और कहाँ लिखा हुआ है, रूल नंबर 6 में। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 6 में। संचित निधि आपके आर्टिकल 266 1 में है, ठीक है। और आर्टिकल 266 2 में आपके क्या है, लोक लेखा निधि, क्या, लोक लेखा निधि, ठीक है, ये वाली। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब आपके संचित निधि में तो बकाया राशि जमा कराई जाती है, और अभिरक्षा वाली जो होती है वो लोक लेखा निधि में जमा कराई जाती है। किसमें कराई जाती है, लोक लेखा निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की बकाया, क्या, सरकार की बकाया का सही शीघ्रतापूर्वक निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन किया जाकर उन्हें कोषागार में जमा कराया जाए। GF&R के नियम 7 के अनुसार इसका नियंत्रण का दायित्व दिया जाएगा। तो किसको दिया जाता है, ये आपके राजस्व संग्रहणकर्ता प्रशासनिक विभाग को। किसको दिया जाता है, राजस्व संग्रहणकर्ता, राजस्व संग्रहणकर्ता प्रशासनिक विभाग को दिया जाता है। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस ये 7वें रूल नंबर 7 से संबंधित है। सरकार की बकाया का सही एवं शीघ्रतापूर्वक निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन किया जाकर उन्हें कोषागार में जमा कराया जाए। तो GF&R के नियमानुसार किस नियम में प्रावधान है, तो किसमें है, रूल नंबर 7 में। किसमें है, 6 में क्या है, आपके संचित निधि की बात होती है। किसकी बात होती है,
संचित निधि की, ठीक है। और आपके होती है बात लोक लेखा निधि की, किसकी बात होती है? लोक लेखा निधि की, ठीक है। और नियम 11 में किसकी बात होती है? आपके व्यय पर नियंत्रण के दायित्व किसकी होती है? व्यय पर नियंत्रण, क्या? व्यय पर नियंत्रण, व्यय पर, व्यय यानी खर्च। नियम 17 में किसकी बात होती है? आपके लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व किससे है? आपके लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व, ठीक है। तो आपके नियम 17 में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की धनराशि प्राप्ति के सामान्य सिद्धांत है, नियम 7 के अनुसार सही एवं पूर्ण तथ्य कौन सा है? तो इनमें से सही एवं पूर्ण तथ्य कौन सा है सरकारी धनराशि के बारे में? तो ये है आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राशि का निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन एवं कोषागार में जमा कराना। तो सामान्य सिद्धांत का मतलब क्या है? निर्धारण करना, संग्रहण करना, लेखांकन करना और कोषागार में जमा कराना। तो क्या हो जाएगा आपके रूल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का कोई भी प्राधिकारी तब तक कोई व्यय नहीं करेगा जब तक व्यय के लिए उसे वर्ष की प्राधिकृत ग्रांट एवं विनियोग में उपबंध नहीं किया गया हो। मतलब GF&AR के कौन से नियम का प्रावधान है? तो जब तक वह व्यय नहीं करेगा जब तक उसके लिए प्राधिकृत ग्रांट एवं विनियोग नहीं मिला हो। तो कब तक नहीं करेगा बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कब तक नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपके रूल नंबर 9 में। क्या हो जाएगा? रूल नंबर 9 में, ठीक है। आपके रूल नंबर 7 में क्या है? राशि का निर्धारण, क्या है? राशि का निर्धारण, क्या? निर्धारण, अभी हमने बात की थी, निर्धारण की बात होएगी, आपके संग्रहण की बात होएगी और लेखांकन की बात होएगी, ठीक है। और कोषागार की बात होएगी। तो किसकी बात होएगी? रूल नंबर 7 में। और 8 में क्या होएगी? व्यय का सामान्य सिद्धांत, व्यय एवं भुगतान की बात होएगी। तो किस में आएगी बात? आपके दोस्तों इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप ट्रिक देख सकते हैं। नियम 10 में वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत किसमें? वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत किसमें आएगा? रूल नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषागार से राशि, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोषागार से राशि का आहरण केवल प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकृत सीमाएं में ही करेगा तथा जब भुगतान की आवश्यकता हो तभी किया जाएगा। तो यहाँ GF&AR के कौन से नियम में है? तो यह आपके रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 8 में। कैसे लिखा हुआ है ये ऑप्शन देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 में आप क्या लिखा हुआ है? वित्तीय औचित्यता, क्या लिखा हुआ है? वित्तीय औचित्यता। और रूल नंबर 9 में मैंने आपको अभी बताया, क्या लिखा हुआ है? जब तक कोई व्यय नहीं करेगा सक्षम प्राधिकारी तब तक उस वर्ष के लिए प्राधिकृत ग्रांट एवं विनियोग नहीं मिल जाए, ठीक है। प्राधिकृत ग्रांट एवं विनियोग में उपबंध नहीं हो जब तक उसका व्यय नहीं करेगा, ठीक है। किसमें आएगा? लोक निधियों के लिए व्यय की व्यवस्था किसमें होती है? आपके रूल नंबर 9 में। और रूल नंबर 11 में किसकी बात होती है? आपके व्यय पर नियंत्रण, क्या होती है? व्यय पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत GF&AR के किस नियम में वर्णित है? तो वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत GF&AR के किस नियम में है? बताइए जल्दी किस नियम में है? तो ये आपके रूल नंबर 10 में है। 9 में क्या था? लोक निधियों का व्यय, क्या था? लोक निधियों का व्यय। और रूल नंबर 11 में क्या है? व्यय पर नियंत्रण, क्या है? व्यय पर नियंत्रण, ठीक है। रूल नंबर 12 में क्या है? रूल नंबर 12 में क्या है? अनियमितता के संबंध में आंतरिक जांच, क्या है? आंतरिक जांच किसमें संबंधित है? आपके रूल नंबर 12 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का दायित्व है लोक निधि के व्यय के संबंध में वैसा ही सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के संबंध में करता है। तो सिद्धांत के कौन से नियम के अनुसार ये लिखा हुआ है? तो कौन से में है? ये आपके 10वें नियम में है, ठीक है। और वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत है, किसमें है? वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत, ठीक है। व्यय पर नियंत्रण का कौन से में है? आपके रूल नंबर 11 में है। आंतरिक जांच की व्यवस्था किसमें है? आपके रूल नंबर 12 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागों में व्यापार नियंत्रण के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप कौन सा है? तो व्यापार नियंत्रण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? व्यापार नियंत्रण। तो ये आपके जीए 19 में लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है? जीए 19 में। और आपके जीए 13 में किसका लिखा जाता है? अकाउंट्स और रिटर्न्स, अकाउंट एंड रिटर्न्स की देयता। तो इनकी देयता किसमें आती है? आपके जीए 13 में, ठीक है। और जीए 27 में क्या आएगी? आपके मासिक देयता की सूचना। क्या? मासिक देयता की सूचना किसमें आएगी? आपके रूल जीए 27 में। और 48 में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जीए 48 किसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयता देयता एवं वचनबद्धताओं का मासिक विवरण जीएफ एंड एआर के किस रूप में है? तो देयता एवं वचनबद्धताओं का मासिक विवरण किसमें है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं किसमें है। तो ये है आपके जीए 27 में। किसमें है? जीए 27 में। जीए 19 में अभी आपको मैंने बताया, जीए 19 में क्या था? व्यापार नियंत्रण के लिए रजिस्टर। क्या? व्यापार नियंत्रण के लिए रजिस्टर किसमें आएगा? आपके 19 में, ठीक है। जीए 18 के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जीए 16 किसके लिए? आपके राजस्व की माफी का विवरण। क्या? राजस्व की माफी का विवरण किसमें आएगा? आपके जीए 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालेखाकार से पुनर्मिलान के लिए मिलान का विवरण रखने का प्रारूप किसमें है? तो महालेखाकार से पुनर्मिलान के लिए मिलान विवरण रखने का प्रारूप किसमें आता है? आपके वैसे तो 21, 22, 23 में आता है, तीनों में आता है। किस में आता है? 23 में। लेकिन पुनर्मिलान की बात होती है तो वो सिर्फ जीए 23 में आता है, ठीक है। किसमें आते हैं? जीए 23 में। और 21, 22, 23 को क्यों लिया जाता है? त्रुटि में संशोधन करने के लिए। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालेखाकार पुनर्मिलान के लिए कौन सा प्रारूप निर्धारित करता है? मैंने बताया आपको 21, 22, 23, लेकिन पुनर्मिलान के लिए जीए 23, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा भी सही है, जीए 23। तो क्या हो जाएगा? आपके 21, 22, 23 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषागार में राशि के आहरण के सामान्य सिद्धांत किस नियम में अभिलिखित है? तो कोषागार में राशि आहरण के सामान्य सिद्धांत किस नियम में है? तो ये आपके है आहरण के सिद्धांत रूल नंबर 8 में। कि धनराशियों का व्यय एवं भुगतान किस में आता है? रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 10 में क्या आता है? वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत। रूल नंबर 5 में क्या आता है? धनराशि की प्राप्ति का सामान्य सिद्धांत। रूल नंबर 7 में क्या आता है? जमा पर नियंत्रण अवधि के अधिकारी के दायित्व। किसके? नियंत्रण अधिकारी के दायित्व, ठीक है। किसकी बात होती है? नियंत्रण अधिकारी के दायित्व की रूल नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राधिकारी निर्धारित सीमा में राशि का आहरण कर अन्यत्र निवेश विशेष स्थिति में किस स्वीकृति से कर सकता है? तो वह अन्यत्र निवेश करना चाहता है। क्या करता है? अन्यत्र निवेश विशेष स्थिति में किसकी स्वीकृति से करेगा? तो वो वित्त विभाग की स्वीकृति से करेंगे। किसकी करेंगे? वित्त विभाग की स्वीकृति से करेंगे, ठीक है। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है। पहले तो प्राधिकृत सीमा में करेगा, आवश्यकता हो तभी करेगा, और पीडी खाते में जमा नहीं करेगा। तो किस में करेगा? वित्त विभाग के अनुसार स्वीकृति लेके। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषागार से राशि के आहरण। क्या? कोषागार से राशि के आहरण के लिए मुख्य सिद्धांत क्या है? तो कोषागार से अगर राशि का आहरण किया जाता है तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी, ठीक है। जब भुगतान की आवश्यकता हो तभी राशि आहरण की जाए, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर राशि आहरण करे, बजट लैप्स होने से बचने के लिए राशि आहरण नहीं की जाए, ठीक है। तो ए और बी और सी सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन डी सही। किसमें लिखा हुआ है? आपके रूल नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय के नियंत्रण का दायित्व किसका है? तो व्यय के नियंत्रण का दायित्व किसका है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं।
नियंत्रण अधिकारी का। किसका है? नियंत्रण अधिकारी का। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभाग के कार्यालयों के लेखों की विशेष लेखा परीक्षा निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान द्वारा विधि विभाग के निर्देशानुसार की जाएगी। प्रावधान किस दिनांक से सामान्य वित्तीय लेखा नियम में जोड़ा गया? तो यह जो आपके हैं राजस्थान के कार्यालयों के लेखों की विशेष लेखा परीक्षा, तो लेखा परीक्षा कराने के लिए यह दिनांक कब दिनांक से जोड़ा गया है, इसका प्रावधान कब से जोड़ा गया है? तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कब से जोड़ा गया है? 5 दिसंबर 2006 से। कब से जोड़ा गया है? 5 दिसंबर 2006 से। किस में है? रोल नंबर 12 में। ठीक है। कब होती है ये आंतरिक जांच परीक्षा? अनियमितता के संबंध में जब होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण अधिकारी व्यय के नियंत्रण में कौन सी बातों पर ध्यान रखेगा? तो नियंत्रण अधिकारी है, जब वह व्यय का नियंत्रण करेगा तो कौन सी बातों का ध्यान रखेगा? प्राधिकृत विनियोग की सीमा में व्यय किया हो, सही बात है। लोक हित में तथा उसी प्रयोजन में खर्च किया हो, सही है। निर्धारित नियमों की प्रक्रिया का पालन किया हो, सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण अधिकारी के लिए दर्शाए व्यय के नियंत्रण, किसकी बात हो रही है? व्यय के नियंत्रण के दायित्व GF&AR के किस नियम में परिभाषित है? तो किस नियम में है? अभी बताया हमने आपको, रूल नंबर 11 में। किस में है? रूल नंबर 11 में। 10 में क्या है? वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत। 12 में क्या है आपके? अनियमितता के लिए आंतरिक जांच। और रूल नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 13। तो आपके 13 में क्या है? भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। क्या है? भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। ठीक है। भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। किसमें है? रूल नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण अधिकारी व्यय के नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत जो कि GF&AR के नियम 11 में है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से सही नहीं है? बताना है आपको व्यय के नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और किसमें है? रूल नंबर 11 में। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आपके लोक हित में सर्वाधिक आवश्यकता वाले कार्य पर वह चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकृत हुआ हो, सबके पहले उसमें किया जाएगा। तो सर्वाधिक पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सही बात नहीं है। विनियोग की सीमा में व्यय करना सही है। निर्धारित लेखों में लेखांकन, ये भी सही है। वह निर्धारित नियमों के प्रकार के अनुसार हो, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण अधिकारी से व्यय की मासिक सूचना प्राप्त कर उनका मिलान किसके लेखों से किया जाता है? तो नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी से व्यय की मासिक सूचना प्राप्त करेगा और उसका मिलान किसके लेखों से करेगा? तो वो महालेखाकार के लेखों से करेगा। किससे करेगा? महालेखाकार के लेखा, AG के। ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से संकलित व्यय एवं राजस्व संग्रह विवरणों का महालेखाकार के लेखों का मिलान क्या कहलाता है? तो नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से संकलित व्यय एवं राजस्व संग्रह विवरणों का महालेखाकार के लेखों का मिलान कहलाना क्या कहलाता है? तो आपके अंक मिलान कहलाता है, मासिक मिलान कहलाता है, लेखा मिलान कहलाता है। मतलब उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर ये आपके 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंक मिलान के पश्चात क्या? अंक मिलान के पश्चात नियंत्रण अधिकारी को अधीनस्थ पदाधिकारी के मासिक विवरण एवं महालेखाकार के लेखों में अंतर मिले तो उस अंतर के संबंध में शुद्धि पत्र किस कार्यालय में भेजेंगे? तो किसके कार्यालय में भेजेंगे? आपके महालेखाकार के कार्यालय में। किस में भेजेंगे? महालेखाकार के कार्यालय में। और ये किस में लिखा रहता है? 21, 22 और 23 इसमें जियो होगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो इनके अकॉर्डिंग देखकर संशोधन किया जाएगा। रूल नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यय के नियंत्रण के लिए
व्यय के नियंत्रण के लिए महालेखाकार के लेखों से अंक मिलान का प्रावधान सामान्य वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित है। तो व्यय के नियंत्रण के लिए महालेखाकार के लेखों से अंक मिलान का प्रावधान सामान्य वित्तीय लेखा नियम में कौन से नियम में निर्धारित है? तो ये 11(2) में। किसमें है? रूल नंबर 11(2) में होगा। यहाँ पे 11(3) है, गलत है, क्या होएगा? 11(2) में। ठीक है, किसमें? 11(2) में। आपके ऑप्शन बी करेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागाध्यक्ष विभाग के अधीन कार्यालय में वित्तीय अनियमितता का पता लगाने, त्रुटियों को रोकने के लिए आंतरिक जांच व्यवस्था किसके द्वारा कराई जाती है? तो विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय अनियमितता की पता लगाने, त्रुटियों को रोकने के लिए आंतरिक जांच की व्यवस्था किसके द्वारा कराई जाएगी? तो ये आपके विभाग का अध्यक्ष जी कराएंगे। कौन कराएंगे? विभागाध्यक्ष जी। ठीक है, और किस में है ये आपके? कब कराएगा? ये वित्त विभाग के निर्देश पर कराएगा। किस पर कराएगा? वित्त विभाग जब निर्देश देगा जब कराएगा। कौन कराएगा? विभागाध्यक्ष। और कौन से नियम में है? आपके रूल नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग अध्यक्ष अथवा कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ अनियमितता, छीजत या कपट या हानि की आंतरिक जांच कराए जाने के प्रावधान GF&AR के किस नियम में है? छीजत, कपट और हानि अगर इनकी जांच, आंतरिक जांच कराई जाए तो आंतरिक जांच के लिए रूल नंबर कौन सा है? 12। कौन सा है? 12। और 11 में क्या होता है आपके? रूल नंबर 11 में क्या आते हैं? जल्दी बताइए। लेखों का मिलान करना। ठीक है, किस में आता है? आपके रूल नंबर 11 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग अध्यक्षों की आंतरिक जांच कौन सा विभाग करता है? विभाग अध्यक्षों की आंतरिक जांच कौन सा विभाग करता है? तो ये करता है आपके निदेशक निरीक्षण विभाग। कौन सा करता है? निदेशक निरीक्षण विभाग। ठीक है, और निदेशक निरीक्षण विभाग विभागाध्यक्षों की जांच करता है और वित्त विभाग को भेजता है। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 12 में। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधीनस्थ प्राधिकारियों को यहाँ किसी विशेष जांच की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग किस विभाग से जांच कराएगा? भाई अधीनस्थ प्राधिकारियों के यहाँ पे अगर विशेष जांच की आवश्यकता हो तो वह निदेशक निरीक्षण विभाग से करवाएगा। खुद किससे कराएगा? निदेशक निरीक्षण विभाग और वित्त विभाग जांच करवाएगा। ठीक है, किसके थ्रू कराएगा? निदेशक निरीक्षण विभाग। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 12 से। और फिर वित्त विभाग को जांच की रिपोर्ट भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसका कर्तव्य सार्वजनिक धनराशि या सामान के संबंध में कोई लेखा या विवरणिका तैयार कर प्रस्तुत करना है, वहीं सही समय पर पूर्ण करने के लिए व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। तो GF&AR के कौन से नियम में है? तो कौन से नियम में है? आपके रूल नंबर 14 में है। किसमें? रूल नंबर 14 में। क्या है? लेखों का संधारण के दायित्व किसमें आते हैं? आपके रूल नंबर 14 में। लेखा या विवरणिका का तैयार करना मतलब मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक निरीक्षण विभाग विशेष जांच पश्चात गंभीर त्रुटि पाए जाने पर रिपोर्ट किसको भेजता है? जब गंभीर त्रुटि पाई जाती है तो वह वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को। किसको भेजता है? वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अधिकारी किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा वहीं प्रमाणित तथ्यों के लिए व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। तो यह किसमें लिखा हुआ है? जो अधिकारी प्रमाण पत्रों पर साइन करेगा वहीं उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ये किस नियम में लिखा हुआ है? रूल नंबर 15 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 15 में। 14 में क्या है? लेखों का संधारण के दायित्व मतलब लेखों का मेंटेनेंस। ठीक है, नियम 16 में क्या है? आपके लेखांकन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के दायित्व। क्या? लेखांकन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के दायित्व किस में आएंगे? आपके रूल नंबर 16 में। और रूल नंबर 17 में क्या आएंगे? आपके लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व। क्या? किसकी बात होएगी? लेखा परीक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत की जो कि धनराशियां निर्विवाद रूप से देय एवं आवश्यक है उनके भुगतान को नहीं रोका जाएगा, भुगतान करने में उतनी अनियमितता नहीं होगी जितनी नियमों के उपबंध का उल्लंघन कर कोई देयता में शामिल होने में सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किस नियम में है? तो कोई देयता में शामिल होने में है
तो ये कौन से नियम में है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। यह है आपके रूल नंबर 13 में। किस में है? रूल नंबर 13 में। अब 12वां तो नहीं है, क्योंकि 12वें में क्या आएगी? आपके आंतरिक जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ऑप्शन देख लीजिए, क्या हो जाएगा आपके रूल नंबर 13? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब भुगतान में विलंब नहीं। रूल नंबर 13 क्या है? भुगतान में विलंब नहीं। रूल नंबर 14 क्या है? आपके लेखों के संधारण का दायित्व। ठीक है। रूल नंबर 11 में क्या है? आपके व्यय पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखांकन के लिए विभागीय अधिकारियों के दायित्व जीएफ&आर के कौन से नियम में है? तो लेखांकन के लिए विभागीय अधिकारियों के दायित्व कौन से में आएंगे? आपके रूल नंबर 16 में। किस में आएंगे? रूल नंबर 16 में। 14 में क्या आएंगे? आपके लेखांकनों के संधारण करना और उनका दायित्व। ठीक है। रूल नंबर 17 में क्या आएगा? आपके लेखा परीक्षा के संबंध में दायित्व। किसकी बात होगी? लेखा परीक्षा की बात किस में होगी? आपके 17 में। रूल नंबर 18 में क्या होगी? संविदाएं। क्या होगी? संविदाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति की संविदाओं या समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत जीएफ&आर के किस परिशिष्ट में उल्लेखित है? तो संपत्ति की संविदाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है, तो कौन से नियम में आएगा? ये आपके परिशिष्ट में आएगा, परिशिष्ट सेकंड में। किस में आएगा? परिशिष्ट सेकंड में। परिशिष्ट थर्ड में क्या आएगा? आपके कपट हानियों के लिए निर्देश। क्या? कपट और हानियों के लिए निर्देश किस में आएंगे? आपके हानियों के लिए निर्देश किस में आएंगे? आपके परिशिष्ट थर्ड में। और परिशिष्ट 5 में क्या आएंगे? आपके अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों के कर्तव्य। क्या? अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों के कर्तव्य किस में लिखा हुआ है? ये आपके रूल नंबर 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निविदा मांगने से संबंधित नियम जीएफ&आर के किस नियम में है? तो निविदा मांगने से ये आपके भाग सेकंड में। किस में है? भाग सेकंड में। ठीक है। कैसे है? ऑप्शन देख लीजिए आप। निविदा मांगने से संबंधित नियम किस में है? भाग 2 में। ठीक है। लोक उपापनों में पारदर्शिता संबंधित रो, तो ये उसी में आएंगे। ठीक है। 2012 एवं 2013 में। एक्ट तो 2012 में आया था। कब आया था? उपापनों का वाला एक्ट 2012 में आया था। और रूल्स कब आए थे? रूल्स आपके 2013 में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा सामग्री सेवा और निर्माण की खरीद के संबंध में 26 जनवरी 2013 से एक अधिनियम और नियम लागू किया गया, तो वह कौन सा है? तो मैंने बताया आपको अधिनियम 2012 और नियम 2013। तो मतलब क्या आ जाएगा? आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पारदर्शिता लोक उपापन नियम अधिनियम 2012 और नियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविदा के सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी ठेकेदार द्वारा संविदा को पूर्ण करने के लिए प्रतिभूति के रूप में निकट रिश्तेदार की प्रतिभूति तभी ली जाएगी जब उसकी स्वयं की अलग संपत्ति हो। सही है। ठीक है। उसकी स्वयं की संपत्ति का शपथ पत्र दे। सही है। प्रतिभूति स्वीकार करने वाले की संतुष्टि हो। सही है। तो क्या हो जाएगा? आपके उपरोक्त डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या था? एक बार दोबारा पढ़ लीजिए कि संविदा के सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी ठेकेदार द्वारा संविदा को पूर्ण करने के लिए प्रतिभूति के रूप में निकट रिश्तेदार की प्रतिभूति तभी ली जाएगी जब उसके पास स्वयं की संपत्ति हो, स्वयं का शपथ पत्र दे संपत्ति का, और प्रतिभूति स्वीकार करने वाले की संतुष्टि हो। ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्तियों की संविदाओं के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में अधिकारियों को शक्तियां दी गई है? तो किस अनुच्छेद में शक्तियां दी गई है? ये आपके ए 299 उपपेरा 1 में। किस में दी गई है? 299 1 में। और ये खान लिखा हुआ है रूल नंबर जीएफ&आर के रूल नंबर 18 में। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्तियां अधिक अनुदान के लिए दे रखे हैं। ठीक है। 266(3) में संचित निधि से कानून के अनुसार धन वापसी करना। ठीक है। और 298(1) में आपके क्या लिखा हुआ है? व्यापार करने की शक्ति। ये आर्टिकल की बात हो रही है संविधान के अनुच्छेदों की। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविदा का कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा संविदा का सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो शर्त में खुलापन हो जिसे निवेदककार अपनी शर्त निर्धारित कर सके, तो ये यहाँ पर ये गलत होगा। ठीक है, यही खुलापन ही गलत होगा। अनिश्चित देयता की कोई शर्त नहीं हो, सही है। निविदा देने वाली फर्मों की वित्तीय स्थिति का आकलन करना हो, सही है। नुकसान की वापसी का प्रावधान हो, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविदा के सामान्य सिद्धांत GF&AR के किस नियम में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। किस नियम में? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। संविदा के सामान्य सिद्धांत GF&AR के किस नियम में है? तो ये है आपके रूल नंबर 19 में। किस में है? रूल नंबर 19 में। 18 में भी क्या है? संविदाएं। क्या है? संविदाएं। ठीक है, और आपके 17 में क्या है? लेखा परीक्षा से संबंधित दायित्व। क्या? लेखा परीक्षा से संबंधित दायित्व किस में है? 17 में। और नियम 22 में क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व। क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व किस में आएंगे? आपके नियम 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संविदा के लिए अनुबंध अवधि 3 वर्ष अधिक हो तो GF&AR के रूल्स 19 के अनुसार सामान्यतः कितने अवधि में नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने की शर्त चाहिए? तो कितने महीने की होनी चाहिए? 3 महीना की। 3 महीना की अवधि का नोटिस देकर अनुबंध हम समाप्त कर सकते हैं। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कार्यालय दुर्विनियोग कपट से होने वाली हानि का एक रजिस्टर रखेगा। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार कौन सा प्रारूप निर्देशित है? तो इनमें से कौन सा प्रारूप है जो हानि का रजिस्टर रखेगा? तो वह है GA 163। कौन सा? GA 163, GA 163 होगा। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। किसकी बात हो रही थी? आपके प्रत्येक कार्यालय दुर्विनियोग की कपट से होने वाली हानि का एक रजिस्टर रखेगा। तो वह कौन से प्रारूप है? तो ये है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। 103 में क्या आता है? चेक या DD का भुगतान प्रपत्र किस में आता है? 103 में। और GA 59 में क्या आएगा? आपके सभी बिलों की बिल पंजिका किस में आएगी? बिल पंजिका की बात किस में होगी? आपके बिल पंजिका की बात किस में होगी? GA 59 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GA 11 को आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 1 लाख से अधिक क्रय के मामले में 1 लाख से अधिक क्रय के मामलों की संविदा की प्रति भिजवाई जानी चाहिए। तो किसको भिजवाई जानी चाहिए? महालेखाकार को। 1 लाख से अधिक क्रय के मामलों की संविदा की प्रति किसको भिजवानी चाहिए? महालेखाकार को। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? आपके रूल नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध की दरों से अधिक राशि यदि ठेकेदार की क्षतिपूर्ति के एवज में दी जाती है तो पूर्ण स्वीकृति किस स्तर से अपेक्षित है? तो पूर्ण स्वीकृति किस स्तर पर रहेगी? जब अनुबंध की दरों से अधिक राशि ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के एवज में दे दी तो किसके अकॉर्डिंग रहेगी? तो ये रहेगी आपके वित्त विभाग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? शर्तों के बाहर रहेगी। स्वीकृति किस स्तर से अपेक्षित रहेगी? वित्त विभाग के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संविदा के लिए कोई मानक रूप प्रारूप नहीं है तो GF&AR के सामान्य सिद्धांत नियम 19 के तहत किस से राय ली जानी चाहिए? तो आपके किस से राय ली जानी चाहिए? अपने से उच्च अधिकारी या महालेखाधिकारी को। किससे ली जानी चाहिए राय? किससे ली जानी चाहिए? विभाग के वित्तीय एवं विधिक विशेषज्ञों से। किससे? विभाग के वित्तीय एवं विधिक विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। ठीक है, उनके लिए कोई मानक प्रारूप, अगर संविदा के लिए कोई मानक प्रारूप नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस में संबंधित है? ये रूल नंबर 19 में। सरकार के किसी धन की हानि पर सूचना विभागीय अधिकारी द्वारा किसको दी जाएगी? तो सरकार के किसी धन की हानि पर सूचना विभागीय अधिकारी द्वारा किसको दी जाएगी? तो ये अपने से उच्च अधिकारी एवं महालेखाकार को। किसको? अपने से उच्च अधिकारी एवं महालेखाकार को। तो किस में हो जाएगा? ये आपके रूल नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालेखाकार को निम्न में से किस स्थिति में हानि के मामले में सूचना देने की आवश्यकता है? तो महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता कब है?
जब मामला 2000 रुपये से अधिक का मामला हो। क्या हो? 2000 रुपये से अधिक का मामला हो। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला नीलामी के मामले में पुनः नीलामी में यदि कोई हानि 2000 रुपये से अधिक हो, जिसका पुस्तांकित मूल्य कितनी राशि से अधिक होने पर सूचना महालेखाकार वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। तो कितने से ऊपर होएगी? ये 35 नहीं है, यहाँ पे 25,000 है। कितना है? 25,000। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो ये 25,000 है यहाँ पे। तो कितनी राशि से अधिक होने पर दी जाएगी? 25,000 से। नीलामी के मामले में पुनः नीलामी से कोई हानि यदि 2000 रुपये से अधिक हो तथा जिसका पुस्तांकित मूल्य कितनी राशि से, तो उसका पुस्तांकित मूल्य 25,000 से अधिक हो तो सूचना महालेखाकार, वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग तीनों को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलामी के मामले में पुनः नीलामी होने पर सूचना महालेखाकार को भिजवाना आवश्यक है। नियम मूल्य एवं प्रकार राशि क्या होगी? तो नियम 20 होगा, पुस्तांकित मूल्य 25,000 से अधिक तथा हानि 2000 रुपये से ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नियम 20, पुस्तांकित मूल्य 25,000 से अधिक और हानि 20,000 से ज़्यादा हो, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्निविदा कर क्रय के मामले में 2000 रुपये से अधिक की हानि पर सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2000 रुपये से अधिक की हानि पर सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है जब पुनर्निविदा कर क्रय के मामले में हो, बात हो रही हो। तो किसके लिए? तो कोषागार को। ठीक है, कोषागार को भेजने की जरूरत नहीं है। वित्त विभाग, महालेखाकार, प्रशासनिक विभाग को तो भेजनी पड़ेगी। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? ये आपके रूल नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हानि पुनर्निविदा करने के कारण हो तो सूचना कब तक भिजवाई जाती है? तो ये सूचना 30 अप्रैल तक, वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा के कारण संपत्ति की कोई हानि हो तो कितने मूल्य से अधिक पर महालेखाकार एवं सरकार को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी? भाई, प्राकृतिक आपदा के कारण कोई संपत्ति को हानि हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक आपदा की। और उससे अगर संपत्ति को हानि हो रही है तो महालेखाकार एवं सरकार को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। कब? जब 15,000 से अधिक प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुई हो, तो 15,000 से अधिक की। किसमें बात हो रही है? रूल नंबर 21 में। नेक्स्ट, तो दोस्तों आपके यहाँ पे 106 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने? आपने 1 से और 106 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। यह आपके GF एंड AR से संबंधित थे। ठीक है, जल्दी ही GF एंड AR का पार्ट 2 आने वाला है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें 5G सॉल्यूशन को। धन्यवाद।